नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग कड़वी कॉफ़ी की पुरानी कड़ियाँ देख चुके हैं, सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं और उन्हें पता है। और जो पहली बार इसे देख रहे हैं उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि कड़वी कॉफ़ी अलग-अलग विषय पर लंबी और तसल्ली बख्श बातचीत का एक अंतहीन सिलसिला है, यानी जब तक हम उसको चला सकें। कोशिश यह रहती है कि कोई एक विषय जिसे लेकर समाज में चर्चा चल रही है उस पर हम बातचीत करें, सिर्फ राय न दें बल्कि उसे समझने की कोशिश करें, अलग-अलग नुक्तों पर विचार करें गहराई से, जिसकी आदत हम लोगों को घटती जा रही है क्योंकि हम फ़ौरन अपनी राय दे देते हैं जो बहुत आसान है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपाई है, काम किया है, हम उनके साथ बात करें, यानी उस विषय के विशेषज्ञ से जिनकी गहरी रुचि उसमें है, एक तरह की पेशेवर रुचि है, उनसे हम बात करें और उसे समझने की कोशिश करें। अभी पूरे भारत में एक विषय सामाजिक चिंता का बना हुआ है। गहराई से या सतहीपन से यह अलग मसला है, लेकिन अलग अलग जगह लोग उस पर विचार कर रहे हैं। वह प्रश्न है भाषा का। और अभी तुरंत महाराष्ट्र से में यह बहस शुरू हुई है और उसके पहले तमिलनाडु में यह बहस शुरू हुई थी और वहाँ से जिन्हें हम हिंदी इलाके कहते हैं वहाँ तक आई है। और दोनों में यानी तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिंदी इलाकों में इस बहस को लेकर बिल्कुल अलग अलग ढंग की समझ है और हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह विषय है क्या, यह बहस क्या है। और इसके लिए आज हमने अनुरोध किया प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री से कि वे आएँ और हम उनसे बात कर पाएँ। प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषा वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान का बहुत लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया, अध्यक्ष रहे उस विभाग के। उसके अलावा प्रोफेसर अग्निहोत्री दूसरे अकादमिक भाषा वैज्ञानिकों से भिन्न इस रूप में है कि भाषा का शिक्षा में क्या स्थान है, इसको लेकर वे सैद्धांतिक चिंतन भी करते रहें और व्यावहारिक रूप से भी उन्होंने काम किया है। यानी नीतियाँ बनाई हैं भाषा शिक्षा की, हस्तक्षेप किए हैं, व्यावहारिक हस्तक्षेप किए हैं, प्रयोग किए हैं और उन पर वे लगातार पिछले 50 वर्ष से भी ज़्यादा से सोचते रहे हैं। काफ़ी लिखा है, बोला है और जैसा मैंने कहा कई दस्तावेज़ बनाए हैं जो नीति के दस्तावेज़ हैं। प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री 2005-06 में जो स्कूली पाठ्यचर्या बन रही थी उसके हिस्सा थे। उसमें जो लैंग्वेज फोकस ग्रुप था उसके वे अध्यक्ष थे और भाषा की शिक्षा कैसी हो इसको लेकर उसमें एक तरह का सिद्धांतीकरण था और रणनीतियाँ भी बतलाई गई थी। और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया चली थी, यानी पाठ्यक्रम बनाने की और फिर पाठ्य पुस्तकें बनाने की, उनका ये जो फोकस ग्रुप पेपर था, लैंग्वेज फोकस ग्रुप पेपर, इससे काफ़ी गहरा रिश्ता था। तो इसलिए प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री से बेहतर व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता था जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि यह भाषा, शिक्षा में भाषा, हिंदी भाषा सीखना, ये सब क्या होता है। प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री, आपको बहुत स्वागत है कड़वी कॉफ़ी में। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले अगर हम विवाद से ही शुरू करें, क्योंकि यह एक विडंबना ही है कि भाषा पर ध्यान तब जाता है जब थोड़ी सामाजिक हिंसा होती है उसके नाम पर, और कुछ लोग जो भाषा के पैरोकार बनकर या उसके हितैषी बनकर हिंसा करते हैं, तब पूरा समाज भाषा के बारे में सोचना शुरू करता है। तो सबसे ताज़ा जो विवाद हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ और उसके बारे में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया
कि 3 भाषाएं स्कूल में पढ़ाई जाएंगी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, और उसमें तीसरी भाषा अनिवार्यतः हिंदी होगी, जिसको लेकर वहाँ विरोध शुरू हुआ और सरकार ने आदेश वापस लिया। दूसरा आदेश दिया कि नहीं नहीं, तीसरी भाषा वह होगी जिसे कम से कम 20 छात्र लें या विद्यार्थी लें। फिर भी विरोध जारी रहा, उसको भी उन्होंने वापस लिया। तो जिसको पूरा देश नहीं समझ पा रहा है, या जिसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल में भाषा शिक्षा का एक सिद्धांत है त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फार्मूला, और 3 लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी को कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। हम इसके बाद तमिलनाडु की भी बात करेंगे, लेकिन आपने जब इस विवाद को देखा तो आपके दिमाग में क्या बात आई? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इस सब बात का रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता राजनीति से, कहाँ कैसी राजनीति हो रही है उसके साथ। लेकिन उस पर और अधिक चर्चा कर सकते हैं। पहली बात समझने की ये है कि इसका नाम ही फॉर्मूला है, ये कोई नीति नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, और इस पर कोई गहरी सोच नहीं हुई है। आप जानते ही हैं, बहुत सब लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसका जो इतिहास है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ था त्रिभाषा सूत्र का। त्रिभाषा सूत्र का जी, फॉर्मूला, हाँ, अगर आप सूत्र कहते हैं, बिल्कुल। तो इसका एक नॉर्थ, उत्तरी भारत के जो स्टेट्स हैं और जो दक्षिण भारत के हैं, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट वगैरह को तो कोई पूछता नहीं था, बिल्कुल। तो और जो सेंट्रल इंडिया में और अन्य जगह जिनको हम आदिवासी कहते हैं, उनकी भाषाएं थी, उनका भी कोई, अंडमान निकोबार में एक नई लैंग्वेज फैमिली है, तो कोई उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन डोमिनेटिंग यही थे, साउथ और नॉर्थ। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा करो कि थोड़ी बात तुम हमारी मान लो, थोड़ी बात हम तुम्हारी। दिस इज चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में ये निश्चय हुआ कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें, और दक्षिण भारत के लोग उत्तर। ये मतलब भाषा के बारे में निर्णय लेने के कोई तरीके नहीं हैं। तो ये सैद्धांतिक तौर पर इसकी जो नींव है वही गलत है, बहुत ही क्या कहेंगे, निरर्थक है मेरे ख्याल से। जाहिर है कि उसका परिणाम ये हुआ कि ये बिल्कुल असफल रहा। ना तो दक्षिण भारत में किसी ने फार्मूला, वैसे लोगों ने हिंदी सीखी, इनफैक्ट तमिलनाडु में बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, लेकिन इस फार्मूले से नहीं, फार्मूले की वजह से नहीं सीखी। इसी तरह से दक्षिण उत्तर भारत के कुछ लोग शायद सीखते होंगे थोड़ी बहुत, जो वहाँ पोस्टिंग होती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि पूरे उत्तर भारत में, मान लीजिए हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितना भी आप ले लें, पूरा जो खंड माना जाता है, जिसको कि हिंदी भाषिक क्षेत्र कहते हैं, हिंदी महाखंड कहा जाता है, और जहाँ की हिंदी नहीं बोली जाती है, उस सारे खंड में हिंदी नहीं बोली जाती। हम लोग अभी बात करेंगे, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी ने सही मायने में कोई साउथ इंडियन भाषा नहीं सीखी। सोचा ये गया था कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के लोग तमिल सीखेंगे, एक ने नहीं सीखी। कहीं स्कूलों में इसका प्रावधान नहीं हुआ। फॉर्मूला को पूरा करने के लिए और परीक्षाओं में नंबर लेने के लिए तीसरी भाषा संस्कृत ले ली गई। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और साउथ में 2 लैंग्वेज ही चलता रहा अधिकतर, तमिलनाडु में खासकर कि अंग्रेज़ी और तमिल। उन्होंने कहा हम क्यों सीखें, और तमिल और संस्कृत को लेके बड़ा झगड़ा है, बहुत झंझट है। तो खैर, मैं मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर कोठारी कमीशन में और कमीशंस में एक बात मैं जिससे शायद बाद में और गहराई से आऊँ, ये सारे जो कमीशंस हैं, आप जानते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, कोठारी कमीशन, मोदालियार कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, आप एक के बाद एक ले लीजिए,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 सबके जिन्होंने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। आप NEP 2020, हाँ जी, आप कोई ऐसा कमीशन बताइए जिसमें 1 या 2 भाषा वैज्ञानिक रहे हो। आपको कुछ याद है ऐसा? नहीं। भाई क्यों नहीं? क्यों ऐसा नहीं है? देखिए, ये बात निश्चित है कि अगर आपकी जो मुख्य भाषा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, मान लीजिए वहाँ का अखबार आप इंग्लिश में हैं या हिंदी में हैं, उसको आप अपनी मुख्य भाषा, तो ये आपको मानना चाहिए ना कि उस भाषा में आप अखबार पढ़ सकते हैं, उस भाषा में आप जर्नल पढ़ सकते हैं और उसमें जो क्लेम्स किए गए हैं उनकी जांच कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी निकलते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हों, इस बात का हमने बहुत परीक्षण किया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हों, चाहे मिक्स स्कूल से हों, किसी से भी हों, 97-98% बच्चों में ये क्षमता नहीं होती है कि वो किसी भी भाषा में समझकर पढ़ लिख सके। ऐसा नहीं होता। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला का ये परिणाम हुआ है और ये उसका इतिहास है। बाकी तो केवल जो होता है वो उसकी राजनीति की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये, इसे हम थोड़ा और स्पष्ट कर लें, जैसा आपने कहा कि यह कोई भाषा शिक्षा की नीति नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यह होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो तो अभी हम इसके बाद आपसे जानेंगे उस पर। भाषा शिक्षा की नीति नहीं है, इसलिए अगर कोई सरकार यह कहती है कि ये भाषा शिक्षा की नीति है और आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा, तो वो गलत कह रही है, झूठ बोल रही है। हाँ, और झूठ बोल रही है। यह एक समझौता था, जैसा आपने कहा, देश के साथ बहुत ज़्यादती कर रही है। हाँ, समझौता था और एक ख़ास राजनीतिक समय में, जिसमें भारत का जो की कल्पना थी उसमें दक्षिण और उत्तर ही प्रमुख थे। न तो आदिवासी इलाके, न उत्तर पूर्व के इलाके, इनमें से कोई भी हमारे भारत की कल्पना में प्रमुख नहीं थे। तो राष्ट्रीय एकता कायम करने की एक रणनीति त्रिभाषा सूत्र ने सोचा कि हो जाएगी, जिसको उत्तर भारत ने पूरी तरह विफल कर दिया। दक्षिण भारत में थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ, कर्नाटक, केरल में फिर भी लोगों ने हिंदी सीखी इसके माध्यम से। तो आप ये कह रहे हैं कि यह भाषा शिक्षा नीति नहीं है, त्रिभाषा सूत्र। तो फिर हमें थोड़ा यह समझाइए कि जब एक बच्ची भाषा सीखना स्कूल में जाती है, अगर कोई बच्ची स्कूल जब जाती है और उसके बाद वो भाषा सीखना शुरू करती है, तो इस भाषा सीखने का क्या मतलब है? और उसके बाद हम यह भी समझना चाहेंगे कि दरअसल भाषा है ही क्या। थोड़ा हिंदी की राजनीति पे बात कर लें, अगर पहले उसी पर कर लें। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र में आपने बिल्कुल ठीक कहा ना, हाँ, त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने तीसरी भाषा अनिवार्यता हिंदी कही। उसके पीछे एक तर्क दिया जाता है, मैं सिर्फ 1 मिनट वो कह रहा हूँ कि वह तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि हिंदी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या बोलती है, इसलिए हिंदी स्वाभाविक तौर पर संपर्क भाषा है और इसी वजह से कर्तव्य है भारत के हर व्यक्ति का कि वो हिंदी सीखे, वरना वो असली भारतीय कैसे हो पाएगा। तो ये जो हिंदी की जगह है उसके बारे में आप बताएं, या हिंदी की राजनीति। बिल्कुल, मैं इसीलिए इस पे आना चाहता था, फिर आपके दूसरे सवाल पे आ जाएंगे धीरे धीरे। मतलब जी जी, देखिए, ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरा वर्ल्ड वॉर्स के बाद में, कि अगर जर्मनी है या फ्रांस है, कोई देश है, तो वो एक देश है, उसकी एक भौगोलिक जगह है, उसकी लाइनें खींची हुई हैं, जबकि कोई लाइनें नहीं हैं। आप देखिए ना, अगर आप बॉर्डर पे जाएं फ्रांस और स्पेन के, तो ऐसा थोड़ा है कि लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं। अब आप यहाँ से हरियाणा जाएं तो ऐसा तो नहीं है कि बातचीत बंद हो जाती है, बातचीत तो चलती रहती है। ये तो नहीं कहते क्योंकि ये लाइन खींच दी है इसलिए ये हरियाणा हो गया। तो ये कार्टोग्राफिक डिविजन्स जो हैं, ये वास्तविक डिवीज़न नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि नेशन स्टेट से ये अवधारणा उभरी कि एक राज्य होगा, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, उसका एक धर्म होगा और उसकी एक भाषा होगी।
अब ये जो है, ये जो भाषाई विविधता से इंसान जो है, भाषाई और समाज जो है, इंसानों का समाज जो है, और ये केवल भारत के बारे में लोगों को बहुत लगता है कि हम बहुत अलग हैं। बहुत अलग नहीं है, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन हमारी पहचान जो है वो भाषागत विविधता है, धर्मगत विविधता है। विविधता हमारी पहचान है। जैसे बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप उसमें लेते हैं, इसी तरह से विविधता हमारी पहचान है। अगर ये विविधता हमारी पहचान है तो इसको लेकर के हमें संविधान पर जाना चाहिए कि संविधान में क्या चर्चा हुई। संविधान में मैंने EPW के एक आर्टिकल बहुत लिखा है इसके बारे में, लोग देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये थी, वही बात जो आप कह रहे हैं कि सारा देश है तो इसके एक देश है तो एक भाषा होनी चाहिए, सबको कम से कम वो एक संपर्क भाषा आनी चाहिए। अरे यार, सवाल ये है कि प्रोफेसर पंडित कहते थे वेरिएबिलिटी इन कम्युनिकेटिव बिहेवियर इज़ ए फैसिलिटेटर नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन। कि जो विविधता है वो बातचीत और पढ़ने लिखने और के बीच में कोई रुकावट नहीं है, वो एक सहूलियत है। हाँ। सहूलियत पैदा। बहुत चर्चा हुई संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई उसमें इसको लेके बहुत चर्चा हुई, और इस बात को लेके बहुत चर्चा हुई कि भाई ये तो, इसको तो हमारी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, फिर सब लोग सीखेंगे। तो ये नहीं हुआ। बहुत समझदारी से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हमारी केवल राज्य भाषा होगी, और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी हमारी राज्य भाषा होगी। तो मुझे लगता है लोगों को ये बात समझनी चाहिए। लोग अभी भी नहीं समझते। हज़ारों वर्कशॉप से मैंने जाके देखा है, वो हिंदी को आज भी, मतलब इतने पूर्वाग्रह हैं, इतने दुराग्रह हैं कि आप सोच नहीं सकते। राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है और होनी चाहिए। और संस्कृत ही सब भाषाओं की जननी है, वही है। तो इस पे बहुत चर्चा होती है, होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक अभियान है कि भारतवर्ष की जब तक एक ही भाषा नहीं होगी, एक ही भाषा सबको नहीं आएगी, तो भारतवर्ष नहीं होगा। ये जो अभियान है ये बहुत ही, मुझे लगता है मिसप्लेस्ड है, क्या कहेंगे हिंदी में, ये एक, मैं कहूँगा दुराग्रह है। हाँ, एक दुराग्रह है, लेकिन आम समझ लोगों की यही है। और हालांकि हम लोग पिछले 10 वर्ष से खासकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं पिछले 10 वर्ष से, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सिद्धांत में विश्वास करने लगे हैं जिसके बारे में आपने कहा कि अगर हमें एक राष्ट्र बनना है तो एक भाषा, और अब तो ये हो गया कि एक धर्म भी होना चाहिए। हाँ, एक धर्म भी होना चाहिए, लेकिन एक भाषा तो सबको आनी ही चाहिए, अलग अलग स्तर की, वरना हम एक राष्ट्र कैसे बनेंगे। जो आपने शुरू में ही कहा, और सारे लोग जो राष्ट्र के इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि यह दरअसल राष्ट्र की यूरोपीय अवधारणा है। तो अगर आप उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन साथ साथ ये कर रहे हैं तो दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन यह जो पूरी हिंदी की राजनीति है, जिसमें आपने पहले सवाल के उत्तर में कहा था कि ये जो पूरा इलाका है जिसको हिंदी खंड कहते हैं या हिंदी भाषिक क्षेत्र कहते हैं, यह भी एक तरह की गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो वह क्योंकि ये लोग जो हैं ये कभी, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल या कुल्लू की तरफ जाएं, मैं आपको अभी लिख करके देता हूँ कि आप खुद जाएंगे चंबा में, आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर मेहरबान होकर के कोई आपसे समझा दे आपको, लेकिन अगर आप उनके 4 लोगों की बैठ के बात समझना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। कुल्लू में, मनाली में, उससे आगे चले जाएंगे तो वो नहीं होगा। इसी तरह से पंजाब में आप अंदर चले जाएंगे गांव में तो नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो बल्कि बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, सही अगर आप अवधी लें या ब्रज लें या मैथिली और भोजपुरी लें, तो ये बहुत पुरानी भाषाएं थी। लेकिन अब ये माना जाने लगा है कि ये दरअसल हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये तो देखिए, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का, हिंदी भाषा का और हिंदी के समर्थकों का
इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो भाषाएं सही मायने में, जिसमें मतलब रामचरितमानस लिखा गया, जिसमें सूरदास ने लिखा, जिसमें कबीर ने लिखा, जिसमें मतलब हजारों बड़े बड़े लेखकों ने लिखा, विद्यापति, जो ऐतिहासिक तौर पे, भाषागत तौर पे हिंदी की माताएं हैं, उनको अब हिंदी की बेटियां कहना शुरू कर दिया। बेटियां भी नहीं कहा, उपभाषाएं और बोलियां कहना शुरू कर दिया। अवधि को बोली कहना मुझे लगता है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए मुझे तो कई बार इतना गुस्सा आता है, सेंसस में भी आप देखिए, सेंसस 2011 को देखिए, किसी टाइम पे 1961 में 1652 भाषाएं गिनी किसी सरकार ने, हमारी सरकार ने। अब 121 बताते हैं कि अब 121 भाषाएं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि उसमें 200 या 250 कितनी जो हैं वो मदर टंग है। तो ये उपहास है, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है। मतलब आप उनको मदर टंग को भाषाएं नहीं मानते, वो भाषाएं नहीं है क्या? 121 भाषाएं हैं, 121 में से 22 जो हैं वो तो आपकी शेड्यूल्ड होगी, अलग उनके ऊपर अनुसूची बन गई, उनके ऊपर मुकुट लगा हुआ है, मुकुट लग गया, अलग मुकुट लगा हुआ है। एक 99 और आपने जोड़ दी उसमें, धीरे धीरे वो भी घुसेंगी वहाँ। बाकी क्या? बाकी भाषाएं नहीं है। 10,000 से कम लोग जो हैं वो हज़ारों भाषाओं की लिस्ट है जो कि लिस्टेड है, उनको भाषाएं नहीं मानते। क्यों भाई? किस आधार पे आप किसी भी जो बोली जाती है, जो समझी जाती है, उसको आप भाषा नहीं कहते? उसका अपना व्याकरण है, नहीं लिखा गया होगा, उसका अपना शब्दकोश है, नहीं होगा, हो जाएगा। इस आधार पे तो आप भाषा में और बोली में अंतर नहीं कर सकते और उपभाषा में अंतर नहीं कर सकते। लेकिन इसे तो ये बहुत, मुझे लगता है कि इस बात को बहुत बार बार कहा जाना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, उनको हिंदी की राजनीति में इतना छोटा बना दिया गया। ये मुझे लगता है बहुत ही दुख की बात है, जबकि ये भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, पूरी तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, इनका साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कल अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे, और बाकी अध्यापकों से भी मैं बात कर रहा था, और मैंने उनसे ये पूछा कि दरअसल आप जो घरों में बोलते हैं अपने आस पड़ोस, सगे संबंधियों से, दोस्तों से, तो आप इस हिंदी में बात नहीं करते जिसमें हम और आप अभी बात कर रहे हैं। आप वज्जिका में बात करते हैं, आप मगही में बात करते हैं, अंगिका में बात करते हैं, और इस तरह की भाषाओं में आप बात करते हैं। लेकिन ये पिछले 150 वर्षों का पूरा मामला है या किस्सा है कि इन भाषाओं में जो कविता लिखी जाती थी या बाकी, धीरे धीरे लोगों को हीन भावना व्यक्त करने लगी कि इनमें नहीं, खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाना चाहिए। और खड़ी बोली हिंदी वालों को लगता है कि उनकी इंग्लिश में अनुवाद होना चाहिए। हाँ, वो तो एक दर्जा हासिल करने के लिए यहाँ भी हीन भावना, लेकिन यह हीन भावना हिंदी के जो प्रचारक थे उन्होंने दिलवाई कि ये कह कर कि आप मगही में ना लिखें, इसमें ना लिखें, हिंदी में लिखें। और फिर इन भाषाओं के लिए ना तो पत्रिकाएं रह गईं, ना इनके अखबार निकले। आपने जैसा कहा कि मैं अपने छात्रों से जब पूछता हूँ क्या फ़र्क है, तो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि दरअसल भाषा और बोली में फ़र्क यह है कि बोली छोटे क्षेत्र की चीज़ है, भाषा बड़े क्षेत्र की चीज़ है। फिर उसमें साहित्य होता है, इसमें साहित्य नहीं होता है। उसकी लिपि होती है, फिर उसकी लिपि होती है, इसमें नहीं होती है। फिर उसमें व्याकरण होता है, इसमें नहीं होता है। इसको आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे उस वक्त कही गई आपकी एक बात याद है जो भाषा वैज्ञानिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है कि हर बोली दरअसल भाषा हो सकती है, अगर होती है, हो नहीं सकती नहीं, मैंने मानी जाएगी अगर उसके पास थल सेना जानी चाहिए। हाँ, नहीं, मानी जानी चाहिए। मैं अभी उस बात को याद दिला रहा हूँ जो आपने मुझे कहा था
कि आप कब एक बोली को भाषा मानने लगते हैं। जिसको आप कल तक बोली कह रहे थे, जैसे आपने कहा शेड्यूल्ड, अनुसूची, तो 22, लेकिन 2 वर्ष बाद वो 25 हो सकती है। तो एक बोली आपने उस वक्त कहा था, जो मेरे दिमाग में अटक गई बात, कि बोली को आप भाषा मानने लगते हैं जब उसके पास थल सेना, जल सेना और वायु सेना होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। भाषा बनने का तर्क और बिल्कुल। भाषा की मान्यता, देखिए, और हिंदी के बारे में जो बातें हैं। 22वें 8वीं सूची में आने के लिए तो कुछ खास नहीं चाहिए। कोंकणी में क्या है रखा, कोंकणी कैसे आ गई, और बोडो कैसे आई, बोडो कैसे आई, बोडो का इतिहास देखिए आप। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया कि उनको लाना पड़ा। जो भी उस लेवल का संघर्ष कर लेगा वो 22वीं सूची में लाना पड़ेगा इनको, ये कुछ नहीं कर सकते। वो तो संघर्ष की बात है, वो राजनीति की बात है। अभी भी पता नहीं बोडो कितने लिपि में लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि बिना व्याकरण के आप मुंह नहीं खोल सकते। इसका क्या मतलब है, इसको समझाइए। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके मस्तिष्क में नियम नहीं है तब तक आप भाषा नहीं बोल सकते। भाषा का व्याकरण का एक कुछ नियम होते हैं, वैसे ही नियम जैसे हिंदी के हैं या अंग्रेज़ी के हैं या फ्रेंच के हैं, ठीक वैसे ही नियम अवधी के हैं, भोजपुरी के हैं, बुंदेली के हैं, हर भाषा के हैं। उनके बिना आप वो नहीं बोल सकते। तो उसका व्याकरण होता है और पूरी विविधता के साथ होता है कि आपको बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, अपने बराबर के साथ कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उन नियमों में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। इसके साथ वो आपके संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आपके दिमाग में होता है। तो व्याकरण के बिना तो भाषा नहीं हो सकती, ये तो निश्चित है। वो व्याकरण का लिखा जाना फिर राजनीति की बात है। आपके पास पैसा है, जल सेना है, वायु सेना है, मतलब आपके पास ताकत है, आप समृद्ध हैं, तो आप अभी बैठ करके आप ऑर्डर कीजिए, रात तक 4 व्याकरण लिखे जाएंगे जिस भाषा के हैं। मतलब रात तक में 1-1.5-2 महीने में, 1.5-2 महीने में, 3 महीने में अगर आपके पास पैसा है देने को, तो उसका शब्दकोश भी बन जाएगा 1 साल में, उसका व्याकरण भी लिखा जाएगा। और उसकी लिपि, अगर आप दूसरी बात आए लिपि की, अगर व्याकरण की थोड़ी स्पष्ट हो गई है, किसी भी, ये तो मैंने वास्तव में अपनी कार्यशालाओं में करके दिखाया है। और फिर ये कि मान लीजिए एक नई लिपि हमने बनाई, सबने मिलकर के एक नई लिपि बनाई, सबको वो लिपि समझ में आ गई, और 1 घंटे के बाद लोग उस लिपि में एक दूसरे को खत लिख रहे थे। तो लिपि का बनाना इतना ही कठिन है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो लिपि के तो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, मुझे हर वक्त ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, मैं आपको भी बता देता कि अब आप देखें ना कि आप, ये बात लोगों को बड़ी कठिनता से समझ में आती है कि लिपि का भाषा से कोई लेना देना नहीं। इसको समझने में थोड़ा लोगों को बहुत झटका लगता है कि यार कमाल है, देवनागरी लिपि को आप कह रहे हैं कि उसका संस्कृत से कोई लेना, मतलब रोमन से कोई लेना देना नहीं, देवनागरी से कोई लेना देना नहीं। या मैं कहूँ कि हिंदी का देवनागरी, तो लोगों को बड़ा झटका लगता है। लेकिन उसी हिंदी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी हिंदी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी हिंदी को आप रोमन में भी लिख सकते हैं। तात्पर्य ये है कि दुनिया भर की भाषाएं थोड़े बहुत फेरबदल से एक ही लिपि में लिख सकते हैं, और दुनिया की कोई भी भाषा थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने से सारी लिपियों में लिखी जा सकती है। तो ये तर्क देना कि लिपि के आधार पर हम भाषा और बोली में अंतर कर सकते हैं, बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसी बोली की हम अभी भाषा बना देते हैं। बुंदेली की लिपि बनाने में मुझे कितनी, देवनागरी में तो लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है, मैं अभी उसकी ज्योमेट्रिक लिपि बना देता हूँ। हाँ, जिस पर कॉमन एग्रीमेंट हो, जिस पे कॉमन एग्रीमेंट हो, आप भी मान जाएं, आप भी मान जाएं, सब लोग मान जाएं, वो लिपि बन जाएगी और फिर चल पड़ेगी, निकल पड़ेगी। ऐसे ही लिपियाँ बनती हैं। तो यानी ये एक तरह से हमारे
निर्णय का मामला है और सहमति का मामला है, आपसी सहमति का। इसके साथ एक दूसरी गलतफहमी जो हमारे बीच रहती है, और ख़ासकर और ये हिंदी में तो बहुत ही प्रचारित की जाती है कि हिंदी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। कोई भाषा हिंदी से ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए भी हिंदी श्रेष्ठ है और इसलिए भी उसको आपको सीखना चाहिए क्योंकि वो वैज्ञानिक है। देखिए, अंग्रेज़ी भी नहीं है वैज्ञानिक, हिंदी वैज्ञानिक है। जैसे मैंने कहा कि हर भाषा नियमगत होती है और नियमों के मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी में आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा सा एक नियम देखिए कि जैसे हम कह सकते हैं दे वॉक, वी वॉक, यू वॉक, आई वॉक, सब वॉक कर रहे हैं, बट ही और या शी वॉक्स। ये एक नियम है, आप नहीं इसी नियम को तोड़ सकते। पर अगर यही आप पास्ट टेंस में कहें तो आई वॉक्ड, यू वॉक्ड, एवरीबडी वॉक्ड, ही ऑल्सो वॉक्ड, वॉक्ड्स नहीं कहते, ठीक है। हिंदी के व्याकरण में बहुत लिंग का फर्क पड़ता है, राम जाता है, सीता जाती है, लेकिन अंग्रेजी में राम गोज तो सीता ऑल्सो गोज, सीता डज नॉट गोजी, ये नहीं कहते सीता गोजी, वहाँ नहीं है। ये बहुत है लोगों की, एक्टर एक्ट्रेस है तो अंग्रेजी में भी जेंडर है, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी में ग्रामेटिकल जेंडर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि उसके व्याकरण में जेंडर नहीं है। तो इसलिए हर भाषा यही इसी तरह के रूप, जैसे ने का प्रयोग है, कई तरह की हिंदी में राम ने खाना खाया, कई जगह ने का प्रयोग होता है, कई जगह ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो नियमबद्ध है, उस समुदाय के लिए वो नियमबद्ध है, बिल्कुल नियमबद्ध। तो इस आधार पे आप तो बिल्कुल किसी को नकार नहीं सकते। वैज्ञानिक, अच्छा अगर नियम है तो वैज्ञानिक है, अगर उसके ऐसे नियम हैं तो वो वैज्ञानिक भी है। ये वैज्ञानिकता का जो बहुत दावा है और इसको बहुत ढिंढोरा इसका पीटा जाता है। एक बहुत ज़रूरत होती है ब्लैक बोर्ड की। देखिए, अगर मैं, आप तो खैर बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, मान लीजिए हम कम बोलते हैं, हाँ, जो कम है, और कमल बोलते हैं और कमला बोलते हैं, हाँ, जैसे कम है और कमल है, तो उन दो में माँ में क्या फ़र्क है? पहले माँ में और दूसरे माँ में। पहले माँ में कम है और दूसरे में कमल है, तो इनमें कुछ अंतर है माँ में। आप देखेंगे कि कम के माँ में अ नहीं है, लेकिन कमल के माँ में अ है, और कमला के माँ में अ फिर नहीं है। ये वैज्ञानिकता है कि सिंबल वही है, माँ ही है, लेकिन उसके 3 रूप हो रहे हैं एक ही मिनट सेकंड में। ये कैसे वैज्ञानिक है? कम होगा, अंतर जो है वो कम होगा। मैं कह रहा हूँ कि वो भी सिर्फ ध्वनि के स्तर पर, और कुछ नहीं है। ध्वनि के स्तर पर और लिपि, ध्वनि और लिपि के स्तर पर वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए, पहले 3 किस्म के स, श, श, हाँ हुआ करते, अब क्या कहते हैं? अब शांति वाले श में और वर्षा वाले श में कोई अंतर नहीं है। ध्वनि का अंतर तो नहीं रहेगा। कहाँ गई आपकी वैज्ञानिकता? कहाँ गई? बोलना पड़ता है, शांति वाला लिखो ना यार, ये बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें कहा था वर्षा वाला लिखना है, तुमने शांति वाला लिख दिया। जब अंतर ही कोई नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? हाँ, ये वैज्ञानिकता है। तो धीरे मेरे एक अध्यापक थे पटना विश्वविद्यालय में, अच्छा, जो मूर्धन्य श का उच्चारण, जो वर्षा वाला श, वो संस्कृत में वो खास ढंग से करके बतलाते थे, पूरी प्रदर्शन होता था उसका, जो सबके लिए बहुत हास्यजनक होता था। बिल्कुल। तो अब आप री को लीजिए, ऋषि ऋण में जो है नहीं है, वो संस्कृत की स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि है संस्कृत की, अब नहीं बोली जाती है, लेकिन उसको आप देवनागरी से और हिंदी से नहीं हटा सकते। नहीं तो ऋषि व्यास कैसे लिखेंगे? मर जाएंगे आप, नहीं लिख सकते। र से ऐसा थोड़ा लिखेंगे री,
ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी बेटी का नाम रखते हैं तो आजकल बच्चे माँ बाप से ऋचा लिख देते, ऋचा लिख देते हैं, हाँ, से लिख देते हैं। ऋषि भी मैंने देखा है लिखते हुए, और वो ऋषि में शांति वाला शब्द, हाँ। तो इतनी ही वैज्ञानिकता है। देखिए इसका क्योंकि लोगों को आधार नहीं समझ में आता है। देखिए भाषा के बारे में ये बड़ी गलतफहमी होती है कि ये है और थी और रहेगी। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जैसे मैं और आप भी बात कर रहे हैं तो भाषा बदल रही है, और जब तक हम कमरे से बाहर जाएंगे तब तक भाषा बदल चुकी, हमें एहसास नहीं होगा। भाषा के बारे में वही बात सच है जो हम कहते हैं कि एक ही दरिया में आप 2 बार खड़े नहीं हो सकते, दरिया बदल जाता है। भाषा भी उसी तरह से निरंतर बदलती रहती है, एक सार्वभौमिक व्याकरण के अंदर बदलती रहती है। मैं उस पर आऊँगा, धीरे धीरे हम उस बात पे आएंगे। लेकिन ये बात है कि हमें ये समझना चाहिए, जो कि बहुत स्पष्ट हो गया हिंदी के जो उदाहरण मैंने दिए, कि जिस गति से बोलचाल की भाषा बदलती है, ये देखिए सैद्धांतिक बात है, जिस गति से बोलचाल की भाषा बदलती है उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे और आपके बीच में केवल वायु है, हवा है, और कुछ नहीं है। हमारे और हम दोनों के बीच में लिपि थोड़ा है, कुछ नहीं है, ये है बस हवा। और वो हवा निरंतर बदलती रहती है। आपका यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ प्रोसेस होना निरंतर बदलता रहता है। तो उस बदलने से भाषा जो है बदलती रहती है। जो लिपि है वो उसके पीछे नहीं भाग सकती उस तीव्र गति से। इसीलिए संस्कृत की री पीछे रह गई और ये बदल गया, ये बदल गया, ये सारा जो था वो बदल गया। इसी तरह से श और श बदल गया। इसी तरह से आप देखिए कि कभी ना, जैसे आपने ख को मिला दिया, अब ख को पहले नहीं लिखते थे। उन्होंने कहा यार बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है खाना और रवाना में। बेवकूफ़ लोग, बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था। सदियों से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों को इतना समझ नहीं आया कि खाना और रवाना का अर्थ खाना और रवाना में नहीं है। उसका अर्थ पूरे वाक्य और पूरे संदर्भ और पूरे पैराग्राफ में खा को जोड़ दिया। इतना ही लिपि में आप फिर बदल कर सकते हैं। एक पूरा आपने सेल बिठाया हुआ है, उसने केवल यही एक काम किया कि ख को जोड़ दिया जिससे वो रॉ वो ना दिखलाई पड़े। जी तो ये मुझे लगता है थोड़ा समझने की बात है कि लिपि उसका, ये बात ख़त्म कर लेते हैं। लिपि उतनी तेज़ी से नहीं बदलती, ना बदल सकती है। इसलिए भी नहीं बदल सकती कि जो उस लिपि में ग्रंथ पहले लिखे गए हैं उनको हमें पढ़ते रहना है, इसलिए भी नहीं बदल सकती। तो लिपि की बात थी, व्याकरण की बात थी, एक क्षेत्र की बात थी। अक्सर मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि जिसको आप मानकीकृत हिंदी कहते हैं वो कहाँ बोली जाती है? मुझे पता है कि अवधी यहाँ बोली जाती है, भोजपुरी यहाँ बोली जाती है। मानकीकृत हिंदी कहाँ बोलती जाती है? आप बताइए, आप बताइए कहाँ बोली जाती है? लोग कहते हैं हर जगह बोली जाती है। नहीं, आप बताइए ना कि सही मायने में कहाँ बोली जाती है। पुरानी दिल्ली में बोली जाती है? कहीं नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मेरठ में भी नहीं, जिसको कहा जाता है कि मुझे ये बताया गया है कि इलाहाबाद की कुछ गलियों में और मेरठ की कुछ जगहों में मानकीकृत हिंदी बोली जाती है। ऐसा ठीक उसी तरह से जैसे कि मानकीकृत अंग्रेज़ी केवल साउथ ऑफ इंग्लैंड के छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, दैट्स ऑल। जिसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जिसको आरपी कहते हैं, आरपी जैसे मानकीकृत हिंदी की आरपी हुई, वो एक बहुत छोटे से ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे ही आप उससे आगे निकलेंगे यॉर्कशायर में जाएं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जब यॉर्कशायर में पढ़ने गया, मैं तो यहाँ पढ़ाता था अंग्रेज़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी पढ़ाता था, और जब मैं वहाँ गया, ये जो कहते हैं ना हिंदी क्षेत्र वाले, उनको ये बात सुननी चाहिए
मैं जब लंदन का भी मुझे कॉकनी नहीं समझ आया, पर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात मुझे समझ में आई, वहाँ मैं गया तो सब समझ में आया। लेकिन जब मैं यॉर्कशायर गया अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मुझे पीएचडी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्लास समझ में आती थी, जो पढ़ाते थे वो समझ में आती थी, लेकिन गलियों में मुझे सिगरेट खरीदनी है या सामान खरीदना है तो मैं इशारे से ही खरीदता था। मैं इसके आपको लाख उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिफरेंस एग्जाम्पल देते हैं अनसाइंटिफिक होने का, अंग्रेज़ी के अनसाइंटिफिक होने का, कि BUT बट होता है, PUT पुट होता है, CUP कप होता है, वहाँ नहीं होता है। वहाँ कप को कुप ही कहते हैं, बस को भूसी कहते हैं और बट को बुट ही कहते हैं। आप यॉर्कशायर की बात करें? यॉर्कशायर, वहाँ साइंटिफिक है ये कोई बात है? तो ये हिंदी का दावा या हिंदी के बारे में जो लोग समझते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रश्न पर लौट आएँ जो जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिस पर बहुत मेहनत की थी आपने और आपकी टीम ने 2005-06 में, जब आपने लैंग्वेज फोकस ग्रुप पेपर लिखा था और उसके बाद कई मीटिंग्स की थी और फिर बाद में वर्कशॉप्स की, कि स्कूल में भाषा शिक्षा का मतलब क्या है, भाषा सीखने का, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये इतना सरल सवाल नहीं है जिस सरलता से पूछा जाता है। जी हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाषा क्या है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, जो कक्षा है वो क्या है, जो समाज है हमारे चारों तरफ, जो समुदाय है वो क्या है, और जो अध्यापक हैं वो क्या है, उनकी क्या रोल है, क्या प्रकृति है। तो सबसे पहले तो मुझे ये शायद लंबा हो जाए, लेकिन नहीं मुझे लगता है कि क्योंकि आप कड़वी कॉफ़ी इसको कहते हैं तो शायद पच जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि भाषा को जब तक आप बहुभाषिता के रूप में नहीं समझते तब तक आप भाषा को नहीं समझ सकते। तो मैं इस बात से शुरू कर दूं कि मैं बहुभाषिता की जो मेरी परिकल्पना है, जिसको मैंने मल्टीलिंग्वालिटी का नाम दिया है, उसको मैं एक ट्रायंगुलर स्पेस में मानता हूँ। एक ट्रायंगुलर स्पेस है और वो त्रिभुजात्मक जो एक त्रिकोण है, त्रिभुज, हाँ, उसके एक कोने पे सार्वभौमिक व्याकरण है, दूसरे कोने पे जिसको कहेंगे तरलता या फ्लूइडिटी है, लिंग्विस्टिक फ्लूइडिटी है। ये कहना कि भाषाओं में कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा ले लीजिए, इनमें बैरियर्स नहीं होते हैं। भाषा की प्रकृति है कि वो एक दूसरे में मिलती हैं। इस पे मैं और अधिक चर्चा कर लूँगा, लेकिन इस त्रिभुज को समझना ज़रूरी है। तो बहुभाषिता की जो मेरी परिकल्पना है वो ये है कि यहाँ पर सार्वभौमिक व्याकरण है जिसका कि उल्लंघन अक्सर नहीं होता है। इस तरफ भाषा की बहुलता है, और क्या शब्द करेंगे आप इस्तेमाल फ्लूइडिटी के लिए? तरलता। और तीसरी तरफ है सामाजिक न्याय। ये तीन त्रिभुज है, क्योंकि भाषा का बहुत गहरा संबंध है जो हमारे समाज में शोषण होता है उसके साथ। अब भाषा की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भाषा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाषा की राजनीति अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के भाषा नहीं हो सकती। सवाल ये है कि ये जो तीसरे कोने पे शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण है, ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें कि जेंडर के इश्यूज़ हैं, डिसेबिलिटी के इश्यूज़ हैं और लेबर के इश्यूज़ हैं, और दुनिया भर के जो ऑपरेशन के सामाजिक स्तर जो अलग अलग जैसे भारत में जाती है, जितनी वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, तरह तरह की हिंसा हो रही है, उसके हज़ारों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। वो समाज में हो रही है, उसी समाज के बच्चे आपकी क्लास में हैं।
लेकिन एक क्या कहेंगे, न्यूट्रलिटी को, आप कहें जो हम उदासीन कहते हैं, जो उससे प्रभावित ना हो, अप्रभावित रहती एक उदासीनता। लेकिन ओके, हम ये कहते हैं कि राजनीति की क्लास में कोई जगह नहीं। राजनीति से बिल्कुल अछूता रखना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे। राजनीति को बिल्कुल कॉलेज तक भी कक्षा से बाहर रखना चाहिए। मेरा मानना है कि नहीं, निरंतर जो वो बच्चे हैं वो उसी समाज का हिस्सा है जहाँ शोषण हो रहा है, और उस हिस्से के भी बच्चे हैं जो शोषण करता है, उस हिस्से के भी बच्चे हैं जिनका शोषण हो रहा है। तो मैं कहता हूँ जब भी उचित हो, चौथी कक्षा से, पाँचवीं कक्षा से, आठवीं कक्षा से, जब भी उचित हो, राजनीति के मसलों पे और जो करंट मसले हों, मान लीजिए किसी मुसलमान की लिंचिंग हो गई सड़क पे, कमाल है यार, या किसी का गला काट दिया सड़क के ऊपर, उसकी चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को पता है कहीं रेप हो गया, बच्चों को पता है, आप उसको छुपाए जा रहे हैं, उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और उससे भाषा की प्रवीणता भी बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए ख़ास भाषा की ज़रूरत है, तो वो कक्षा में होनी चाहिए। ये तो पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने नाम ही उसका मल्टीलिंग्वलिटी दिया है, तो इंसानियत की और समाज की पहचान जो है वो एक भाषा नहीं है। ये जो हमें वहम है कि मैं हिंदी से परिभाषित हूँ, वो अंग्रेज़ी से परिभाषित है, वो जर्मन से परिभाषित है, ऐसा नहीं है, और ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका जैसी जगह में, जिसको कि अंग्रेज़ी मोनोलिंगुअलिज्म का एक ताजमहल माना जाता है, वहाँ पर 500 भाषाएं बोली जाती हैं। और मेरे तो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं। हाँ, उनकी भाषाओं को नकारा जाता है, जैसे कि हम यहाँ नकारते हैं। यहाँ भी यही कहा जाता है, कि हम क्या करें भाई, किताब हिंदी में है, टीचर हिंदी का है, हाँ, और सोशल साइंस की किताब हिंदी में है, तो हम क्या करें। ये जो पैराडाइम है, पूरा पैराडाइम है, ए लैंग्वेज, ए टीचर, ए टेक्स्ट बुक, ए क्लासरूम, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको बिल्कुल तहस नहस करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी कक्षा बहुभाषी कक्षा है, उसमें अलग अलग भाषाओं के बच्चे आए हैं, और वो सब भाषाएं, ये हमने पहले चर्चा की, वो सब भाषाएं उतनी ही इज्जत के काबिल हैं जितनी कि हिंदी या अंग्रेज़ी। ये नहीं हो सकता कि आप हिंदी का हिंदी की जल सेना और वायु सेना लेकर के उनके ऊपर चढ़ाई कर दें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। ये नैतिकता जो है, तीसरे कोने की जो नैतिकता है, उसका हनन है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल ये होता है कि इस पे मैंने बहुत लिखा है और वर्कशॉप्स में बहुत करके दिखाया है। इस बात के कई तरीके हैं कि जो बच्चों की भाषाएं हैं, उनको हम कैसे एक स्रोत की तरह उनका प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चों की जो वैज्ञानिक विश्लेषण की शक्ति है, और जो नियम बनाने की और उन नियमों को फिर से टेस्ट करने की जो उनकी संज्ञानात्मक शक्ति है, उसको और अधिक मजबूत कर सकते हैं और अधिक पैनी कर सकते हैं। दो बातें कहना चाहता हूँ। भाषा के क्षेत्र में हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो कि हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी क्षेत्र में नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं है, लिमिटेड तरीके से है, बहुत लिमिटेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन भाषा के क्षेत्र में तो अपार है। क्योंकि आप हर बच्चे से 5 सेंटेंस पूछिए, कविता पूछिए, प्रोवर्ब पूछिए, वो बताएगा, उसके पास है। आप उसको कहिए कि भाई राम खाना खाता है तो राम को बदल दो, बदल देगा वो। राम सेब खाता है, सेब बदल दो, और वाक्य लिखो तो और लिख देगा। हर तरह के शब्द आएंगे उसमें, उसके पास हैं।
मैंने तो टेस्ट किया है, उदाहरण के लिए ट्री है। अब आप ट्री को लेकर के अगर कक्षा में जाएं तो आपको 10 शब्द मिलेंगे। हमारे बच्चों को हिंदी का ये हाल किया है हिंदी वालों ने कि बच्चों को दरख्त नहीं समझ में आता। दरख्त जैसा शब्द समझ में नहीं, बल्कि पेड़ भी शायद नहीं लिखने पेड़ देंगे, नहीं, वृक्ष समझ में आता। ये कृपा की है, मतलब एनसीईआरटी ने और मिनिस्ट्री ने और हिंदी के जो बहुत वो है, वो एक आदेश जारी किया था। हाँ हाँ, रोक रहा हूँ एनसीईआरटी आपको। से भी पास हुआ। हाँ, आदेश जारी किया था बीच में कि जो केंद्रीय आयोग हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, वह आयोग जो शब्द देगा वे ही शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, और जो भी नीचे बिंदी लगे हुए शब्द हैं वो शब्द बिल्कुल निकाल दीजिए। इस्तेमाल नहीं किया जो जाएगा, नुक्ता जो लगा हुआ। परशो अरेबिक के और जो उर्दू से आए हुए शब्द, देखिए कितना बड़ा नुकसान किया है हिंदी ने। जो भाषा समृद्ध होती है, मैं वो कक्षा पे वापस आऊँगा ना, ये ज़रूरी बात है, जो भी भाषा समृद्ध होती है वो अपने द्वार खुले रखती है। अंग्रेज़ी को देखिए, अंग्रेज़ी में लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पता नहीं किस किस भाषा के शब्द हैं, खुले रखे उन्होंने। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हिंदी ने क्या किया? अपने दरवाजे बंद किए। हिंदी ने सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, क्या कहेंगे उसको, जुल्म, अपराध, हाँ, सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने हिंदी भाषियों का, इस देश का और हिंदी साहित्य का, हिंदी सीखने वालों का सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि अपने दरवाजे बंद कर दिए कि यही शब्द, यही संरचनाएं अंदर घुसेंगी, यही लेखक कैसे प्रेमचंद को अंदर लाएंगे। वो ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे। उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे कि हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे? उर्दू में पढ़ाया जाएगा तो हिंदी में पढ़ाएंगे नहीं। तो खैर, वो मैं कक्षा पे वापस आता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे बहुभाषिता लेकर के कक्षा में आते हैं, उनसे जो हमको डेटा मिलता है उससे हम विश्लेषण कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं और उनकी एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब उनकी भाषाएं कक्षा में प्रयोग होती हैं जो कभी सुनी भी नहीं जाती थी, अब उनकी हर बच्चे को अपनी भाषा से एक अस्मिता होती है ना, उसको उसकी पहचान उससे बनती है जी। आप उसको कक्षा से बाहर ही कर देते हैं और अगर उसने उस भाषा में एक दो शब्द बोल दिए या आपकी जवाब का, आपके प्रश्न का उत्तर उसमें लिख दिया तो आप उसको कक्षा से बाहर कर देते हैं। और यहाँ तो अंग्रेज़ी स्कूलों में तो फ़ाइन हो जाता है, बड़ा बड़ा फ़ाइन होता है। तो अगर आप उनकी भाषाओं को एक स्रोत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कदम होगा आगे बढ़ने में। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था कि ये एक तरीका है, अगर आप ये दोनों को जोड़ें कि ये वापस आता है, राजनीति और सारे विषयों की चर्चा होती है, कि यदि बच्चे की भाषा में प्रवीणता बढ़ती है तभी, ये एकमात्र शर्त है, तभी वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान, इतिहास तभी ठीक से समझ सकता है अगर उसको भाषा आती है। अगर भाषा नहीं आएगी तो आप हालत देख रहे हैं, यही नहीं कि लोगों को हिंदी, अंग्रेज़ी और तमिल, तेलुगु नहीं आती है, अपनी भाषाएं नहीं आती हैं, अवधी, भोजपुरी, मैथिली तो वैसे ही छूट गई। यही नहीं कि उनको अपनी भाषाएं नहीं आती हैं, यह भी कि उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती है। एक और बात जो उस वक्त हम लोग अक्सर चर्चा किया करते थे कि जब हम भाषा की शिक्षा की बात करते हैं तो प्रायः लोगों के दिमाग में होता है कि एक कक्षा है जिसमें भाषा सिखाई जा रही, लेकिन उसमें आपने कई कार्यशालाएं की थी और उन कार्यशालाओं में सिर्फ आपने तथाकथित रूप से भाषा के लोगों को नहीं रखा था, बल्कि विज्ञान से जुड़े हुए लोग भी या समाज विज्ञान से जुड़े लोग, मनोविज्ञान से जुड़े लोग, और यह धारणा थी जो काफ़ी लोकप्रिय धारणा है कि भाषा दरअसल हर कक्षा में सिखाई जाती है या सीखी जाती है, चारा नहीं। हाँ, तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। देखिए, बात यह है, क्योंकि उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसा कि होता है अक्सर कि हिंदी की कक्षा में हिंदी होगी
इंग्लिश की कक्षा में इंग्लिश हो। इंग्लिश हो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भयंकर, मुझे ठीक से शब्द नहीं मिलते हैं, बहुत ही भयंकर त्रुटि है। अंग्रेज़ी की कक्षा में सब भाषाएं होनी चाहिए, हिंदी की कक्षा में सब भाषाएं होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो बच्चे कुछ ना कुछ विज्ञान की समझ लेकर के अपनी कक्षा में आते हैं। उदाहरण के लिए उनकी कुछ अवधारणाएं होती हैं, पृथ्वी के बारे में, सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में, कुछ गाँवों की अवधारणाएं होती हैं, कुछ उनकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, दिनों के बारे में, मतलब समय के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो खाली दिमाग से आते। कभी नहीं मैंने देखा है कि उन अवधारणाओं का कक्षा में प्रयोग किया जाए। दूसरे, उन अवधारणाओं के साथ उनकी भाषाएं जुड़ी होती हैं। तीसरा, अगर वो समझते हैं कि वहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ाई जा रही है और हम क्या करें, तो भाई तुम भी अपनी कक्षा में थोड़ी अंग्रेज़ी और हिंदी का इस्तेमाल करो। बातें हिंदी में भी बताओ, अंग्रेज़ी में भी बताओ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा ही होगा। उन बच्चों को जिनको अंग्रेज़ी में नहीं समझ में आ रहा है, उनको हिंदी में समझ में आएगा। तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल, जिनको बहुभाषिता की समझ नहीं है ठीक से, वही ऐसी बातें कर सकते हैं। जिनके मन में ये पैराडाइम है कि एक टीचर, एक टेक्स्ट बुक, एक क्लासरूम और एक कक्षा। अब ये कोई बात है कि यार बच्चे के पास एक ही टेक्स्ट बुक हो? क्यों भाई? बच्चे के चारों तरफ किताबें होनी चाहिए, उनमें से कोई भी किताब उठा ले बच्चा, साथ ले जाए। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार इतने पैसे खर्च करती है और जगह से, शिक्षा में भी थोड़े खर्च करे, तो किताबों का तो खूब ढेर होना चाहिए। और हमने ये बार बार करके देखा है। अभी हाल में हमने बुक फेस्टिवल्स किए उदयपुर में। आप मान नहीं सकते कि कितने सफल वो फेस्टिवल्स हुए, बहुत सफल हुए। इतना प्यार करते हैं बच्चे किताबों से, हम तो उनका प्यार मार देते हैं। जब तक वो 5वीं 6ठी कक्षा में पहुंचते हैं, हम किताबों से उनको इतनी चिढ़ हो जाती है। एक टेक्स्ट बुक जो इतनी, मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई जाती है, उसी में वो लगा रहता है। और उसका टेस्ट हम MCQ से करते हैं, अधिक तो सब अधिक से अधिक। कोई MCQ आपकी भाषा की प्रवीणता को टेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम वही करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, सॉरी, नहीं, MCQ की आपने बात की, क्योंकि इसको लेकर भी बहस आज से नहीं 2009-10 से चल रही है, जिसमें CBSE की ज़िद थी कि वो MCQ लागू करेंगे, क्योंकि CBSE का ध्यान स्टैंडर्डाइजेशन पर है और बेईमानी रोकने पर है। और उनकी समझ ये है कि अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रबद्ध करते जाएंगे, यानी 4 विकल्प हैं, विकल्प जाने हुए हैं, आप उसी में दें, तो फिर शिक्षक भी मनमानी नहीं कर पाएगा और बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दुर्घटना हुई है भाषा की शिक्षा के साथ, जिसमें आपने भाषा को बिल्कुल गायब कर दिया, बिल्कुल गायब कर दिया। तो भाषा है ही नहीं, आप भाषा तो पढ़ा नहीं, क्योंकि आप भाषा की परीक्षा ही नहीं लेते हैं। यह बात भी हम लोग उस वक्त करते थे कि दरअसल कक्षा पर परीक्षा का दबाव रहता है, तो आपकी कक्षा की योजना जो बनती है वो परीक्षा के अनुसार बनती है। भाषा की शिक्षा भी पूर्व परीक्षा के हिसाब से बनेगी। परीक्षा अगर आप ले रहे हैं MCQ से लगातार, तो फिर भाषा रही कहाँ? देखिए, भाषा जब हम कहते हैं ना, तो भाषा मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कोई अलग से बैलून नहीं है। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है साहित्य, कविता, कहानी, लेख, कोई भी, और किसी भी तरह का लेख, किस तरह के विधाएं हैं अलग अलग तरह की, उनको बच्चे समझ सकते हैं या नहीं समझते। और उनको समझ करके, जैसा मैंने पहले कहा कि उनमें जो क्लेम्स किए गए हैं, जो उनमें बातें कही गई हैं, क्या वो उनको टेस्ट कर सकते हैं? क्या वो उनके, अगर वो उनसे वो उनको मानते हैं, तो क्या उसके बारे में तर्क दे सकते हैं? अगर वो उनसे मतभेद रखते हैं, तो क्या उसके बारे में तर्क दे सकते हैं? अंततः 8वीं 9वीं क्लास तक, 10वीं तक आते आते इस तरह की ज्ञान की परिकल्पना हमें करनी चाहिए, और इस तरह की शैली और ज्ञान बच्चों में आ जाना चाहिए।
अब आप टेक्स्ट ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो कैसे टेस्ट करेंगे? वो तो एमसीक्यू का तो ये है ना कि आप बिना देखे भी टिक करें तो 50% तो आपके आ ही जाएंगे बिना उसके। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल पूरी तरह से, हर तरह से गलत है। क्योंकि अब तो पीएचडी के स्तर पर भी एमसीक्यू है। हाँ। यानी हम जो पीएचडी में दाखिला लेते हैं उसका एक आधार है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, जबकि पीएचडी में पूरा काम विश्लेषण का है, व्याख्या का है। लेकिन हम जानते ही नहीं हैं कि जो विद्यार्थी आ रही है वह ये कर सकती है या नहीं, उसमें उसकी रुचि है या नहीं, उसको जानने का मेरे पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि एक राष्ट्रव्यापी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देकर उसके माध्यम से वो आ रही है। तो भाषा की शिक्षा के साथ बड़ी दुर्घटना तो ये हो गई है जबकि हम उलझे हुए हैं किसी दूसरी बहस में, और किसी दूसरी बहस में एक दूसरे का सर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी हमारे जो बच्चे हैं वे अब अपनी बात बोल ही नहीं पाएंगे या लिख ही नहीं पाएंगे। आप जो एक बात कह रहे थे कि दावों की जांच करें, इसका जनतंत्र के साथ क्या रिश्ता है? मुझे याद आया कि मुदलियार समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें मुदलियार साहब ने भाषा की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण कहा था, जनतंत्र के लिए महत्वपूर्ण कहा। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि दरअसल पूरा जनतंत्र टिका हुआ है भाषा पर, बिल्कुल बोलने पर। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल तो ठीक कहा। इसकी क्षमता लोगों में होनी चाहिए कि वो जांच कर सकें, दावों की जांच कर कि सच क्या है, झूठ क्या है। देखिए सच झूठ की भी बात नहीं, या सरल ढंग से उन्होंने हाँ, कहा कि हाँ, जांच वो कर पाए तथ्यों की। जो आपने कहा था ना वैज्ञानिक क्या है, मतलब तार्किक क्या है, तार्किक क्या है, जो बात दावा किया जा रहा है हाँ, उस दावे के, और वो बिना भाषा के आप नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाषा की शिक्षा बहुत आवश्यक है। और उन्होंने बल्कि लिखा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह स्वाधीनता के ठीक बाद लिखा गया, आज़ादी मिलने के। उन्होंने लिखा था कि जनतंत्र के साथ एक ख़तरा यह है कि उसका अपहरण लफाज कर सकते हैं। सही बात है। तो बिल्कुल, इसलिए भी भाषा की शिक्षा लफाजी जो है करती ही है। अब तो आजकल तो देश में और कुछ हो ही नहीं रहा है सिवाय लफाजी के, और वो भी घटिया से घटिया स्तर की। तो वो तो ठीक है, और उससे पूरा मुझे तो लगता है हमारी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास भी बह गई है उसमें। पर खैर, जो आपने बात कही दावों की जांच की, उसके पीछे जो, और जो एमसीक्यूज़ की, देखिए हर क्षेत्र में हम इस बात को नहीं रोक सकते कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, और यहाँ तक बढ़ जाएगी कि एआई आ जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा कि आप उसमें क्वेश्चन पेपर फीड करें तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। पीएचडी आप रिसर्च पेपर लिखना चाहें तो आ जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन लेंगे, या हम शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, भाषा सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। एमसीक्यूज़ जो हैं दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और कुछ नहीं है उनमें। आपने वो लिए, उसमें डाले, 1 मिनट के अंदर आपका 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आ जाता है। बैठे हैं सब, बढ़िया हो गया, और उसमें कोई गलती नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है सब। करना भी चाहें तो आप उसको गलतियां उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वो सब होता है। इसी तरह से लोगों ने हर कमरे में स्मार्ट बोर्ड लगा दिए हैं। अब स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा आपको कोई परिकल्पना समझ में आएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट बोर्ड से नहीं समझ में आता है। वो तो आप पढ़ेंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, अपने समुदाय में बातचीत करेंगे, अपने शिक्षक से बातचीत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और तब समझ में आएगा जब आप किसी दूसरे को समझाएंगे। जिस दिन आप कोई कॉन्सेप्ट किसी दूसरे को समझा लेते हैं, उसी दिन ये समझना चाहिए कि आपको समझ में आ गया। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही थी कि भाषा में प्रवीणता बहुत ज़रूरी है। और ये जो दूसरा पार्ट था आपका कुछ नहीं, प्रवीणता नहीं, वो ये हम भाषा में प्रवीणता
और भाषा की शिक्षा जनतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हाँ 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 हाँ। देखिए वो इससे जुड़ी हुई बात है। जो मैंने तीसरा कोना बनाया था और जो शोषण वाला कोना बनाया जी था, हाँ। उसमें जब तक देखिए मैं ऐसे, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसके बारे में पढ़ा है इसलिए मैं बात कर सकता हूँ कि वो जो अध्यापक थे वो अपनी कक्षा में अपनी कक्षाओं के बच्चों के साथ डेटा इकट्ठा करते थे पूरा, और सब बच्चों को पहले कन्विंस करते थे, देखिए ये आपकी बैकग्राउंड है, ये आपकी बैकग्राउंड है, तो उसमें क्या इनकम है, क्या खर्चा होता है, कहाँ से इनकम है, तुम्हारी कितनी इनकम है, और उसका फिर वो एनालिसिस करते थे बच्चों के साथ मिलके। तो वो एनालिसिस जो है उस तरह का बच्चे उसी क्रम में सीख जाते थे, और कौन किसका शोषण कर रहा है ये भी सीख जाते थे। तो जो ये इस तरह का जनतंत्र से जुड़े हुए सवाल हैं, उनका विश्लेषण भी कक्षा में होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ निरंतर होते रहना चाहिए। ये नहीं आप कर सकते कि हम शिक्षा एक तरफ करेंगे और जनतंत्र एक तरफ। आपने देख लिया कि उसका क्या हाल हो रहा है कि हमें जनतंत्र केवल शब्दों के सिवा कहीं दिखाई नहीं देता, छीन लिया गया, हर जगह से छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं। जब तक जनतंत्र हमारी शिक्षा का गहरा हिस्सा नहीं बनता है, उसके पढ़ाने लिखाने के तौर तरीक़ों में और शिक्षा पढ़ने पढ़ाने के विश्लेषण में, जब तक वो उसका हिस्सा नहीं बनता है तब तक अपने आप से नहीं होगा, अपने आप से पैदा नहीं होगा। या तो ऐसी क्रांति हो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ या हमारा संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोग पढ़ लिख करके उन्होंने एक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ें या उसके पहले की जो मीटिंग्स होती थी लोगों की, वो इतनी एनलाइटेंड मीटिंग्स थी। जो पूरा डिस्कोर्स था, इंडिपेंडेंस का जो डिस्कोर्स है 40-50 साल का, 100 साल का समझिए, जो पूरा डिस्कोर्स है 1857 के बाद का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद तक, या थोड़ी जो उसके बाद पार्लियामेंट चली, वो जो पूरा संवाद है वो इतना रोशन संवाद है और इतना पढ़े लिखे लोगों का संवाद है। अब तो लगता है क्या हो गया, मुझे लगता है बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति है। अब हम नारे लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन वाक्य नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, वाकई अगर हम कहें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अग्निहोत्री, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से इस मसले को समझने में हमें मदद मिलेगी और हम आगे भी सोचेंगे और आगे भी इस मसले पर दूसरे विद्वान और विदुषी आकर चर्चा करेंगे। आपकी जो भी राय हो आप कृपया हमें बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें कड़वी कॉफ़ी को और दूसरे लोगों को भी कहें देखने के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।